तो हेलो BFUH स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपना ब्लड का पार्ट 3, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जो कि है क्लोटिंग मैकेनिज्म, क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, PTT, होमोस्टेसिस, RES और ब्लड ग्रुप। हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपना। पहले हम क्लोटिंग टाइम पे आ जाते हैं। क्लोटिंग टाइम की डेफिनेशन देखो। क्लोटिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय द ब्लड टू फॉर्म अ क्लोट आफ्टर इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। क्लोटिंग टाइम वो है जबकि हमारे बॉडी से ब्लड कोई बाहर आ जाता है, तो उसको एक क्लोट में कन्वर्ट करने में बॉडी को कितना टाइम लगता है, एक थक्के में कन्वर्ट करने में बॉडी को कितना टाइम लगता है, उसको हम क्लोटिंग टाइम कहते हैं। इट इज़ टेस्ट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द क्लोटिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे हम पर्पस पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ क्लोटिंग टाइम टेस्ट। अब इसके पर्पस क्या होते हैं? टू चेक इफ द ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म इज वर्किंग प्रॉपर्ली। ये चेक करने के लिए कि हमारा मैकेनिज्म, ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हेल्प्स डिटेक्ट ब्लीडिंग एंड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स। अगर कोई ब्लीडिंग और क्लोटिंग डिसऑर्डर होगा, उसको चेक करने के लिए। यूज फॉर सर्जरीज टू अवॉइड एक्सेसिव ब्लड लॉस। ठीक है, सर्जरी से पहले ये होता कि सर्जरी के बीच में कोई ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। अब इसकी नॉर्मल रेंज की बात करते हैं। नॉर्मल रेंज इसकी रहती है 3 to 8 मिनट्स की, कि 3 to 8 मिनट्स के अंदर अंदर एक थक्का बन जाना चाहिए। दिस रेंज में वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द मेथड एंड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ये रेंज वेरी कर सकती है जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट की कंडीशन पे। अब मेथड देखो, हम करेंगे एक पूरा कैपिलरी ट्यूब मेथड। इसके स्टेप्स देखो। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ द ब्लड टेकन फ्रॉम द फिंगर प्रिक। ठीक है, हम एक पेशेंट लेंगे, उसके फिंगर पे प्रिक करेंगे, सुई से एक नीडल से प्रिक करेंगे और उससे हम ब्लड लेंगे। ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड नैरो कैपिलरी ग्लास ट्यूब। अब वो जो ब्लड होगा, हम एक कैपिलरी ग्लास ट्यूब होती है, वो आती है, उसके अंदर हम उस ब्लड को फिल करेंगे। द ट्यूब इज जेंटली ब्रोकन एवरी 30 सेकेंड्स। अभी उस ट्यूब को हर 30 सेकेंड्स में हम थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे। As soon as a fibrin thread appears, the time is recorded. The time is clotting time. जब हमें फिब्रिन का फर्स्ट थ्रेड दिख जाता है, वही टाइम हमारा क्लोटिंग टाइम होता है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देख लो। When a blood vessel is injured, let's activate and start the clotting cascade. ठीक है, जब भी हमारे ब्लड वेसल को इंजर होती है, तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होके हमारे क्लोटिंग कैस्केड को स्टार्ट कर देते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक prothrombin, fibrinogen, and calcium help from fibrin clot. Clotting time tells how long this natural process takes. आगे हम ब्लीडिंग टाइम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देखो। ब्लीडिंग टाइम इज द टाइम टेकन फॉर ब्लीडिंग टू स्टॉप आफ्टर अ स्मॉल कट और इंजरी टू द स्किन। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम क्या है कि ब्लीडिंग कब स्टॉप होगी। जैसे आपके हाथ पे अगर ब्लेड से कट लग गया, वो ब्लीडिंग कब स्टॉप हो रही है। ठीक है, उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। इट shows if the platelets and small blood vessels are working properly to stop bleeding. ठीक है, ये देखता है कि प्लेटलेट्स और स्मॉल ब्लड वेसल्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं ब्लीडिंग को बंद करने में या नहीं कर रहे। अब इसमें प्लेटलेट्स का क्या काम होगा कि वो अच्छे से एक थक्का बना रहा है कि नहीं बना रहा, और ब्लड वेसल्स का क्या काम होगा, वो अच्छे से नैरो हो रही है कि नहीं हो रही। अब ब्लीडिंग टाइम टेस्ट का देख लेते हैं हम, ये कैसे हेल्प करता है। टू चेक हाउ फास्ट ब्लड स्टॉप्स आफ्टर अ कट। ये देखने के लिए कि कट के बाद में ब्लड कैसे स्टॉप होता है। टू नो इफ प्लेटलेट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। ये देखने के लिए कि प्लेटलेट्स अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं। बिफोर सर्जरी और डेंटल वर्क टू अवॉइड टू मच ब्लीडिंग। सर्जरी और डेंटल वर्क से पहले हम इसको करते हैं कि ज़्यादा ब्लीडिंग हमारी एक्सेसिव ना हो। फाइंडिंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, और ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को भी फाइंड करने में ये हेल्प करता है। अब नॉर्मल रेंज हम इसकी देख लेते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज़ 1 to 6 मिनट। 1 से 6 मिनट इसकी नॉर्मल रेंज होती है। 1 से 6 मिनट के अंदर अंदर हमारा ब्लड रुक जाना चाहिए। दिस मीन्स ब्लीडिंग शुड स्टॉप विद इन दिस टाइम आफ्टर अ ब्रेक। ओके, अब हम इसका मेथड पढ़ते हैं। ड्यूक्स मेथड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल पिक इज मेड अप ऑन फिंगर टिप और एयर लॉक। ठीक है, हमारे फिंगर के टिप पे या एयर के लॉक पे एक छोटी सी प्रिक नीडल से की जाती है। ब्लड स्टार्ट्स टू कम आउट। अब ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, एवरी 30 सेकेंड्स यूज फिल्टर पेपर टू टच द ड्रॉप ऑफ ब्लड जेंटली ब्लोट। अब जो ब्लड बाहर निकला है, हम एक फिल्टर पेपर लेंगे और उससे बार बार उसको छुएंगे। ठीक है, ब्लड को
ताकि वो ब्लड सोक हो जाए उस फिल्टर पेपर में। नोट द टाइम व्हेन द ब्लीडिंग स्टॉप्स कम्प्लीटली। अब नोट करो कब ब्लीडिंग बंद हो रही है, वो टाइम हमारा ब्लीडिंग टाइम होगा, ठीक है। इफ़ ब्लीडिंग टेक्स लॉन्गर देन 6 मिनट इट मे बी ड्यू टू लो प्लेटलेट्स काउंट। अगर 6 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब होता है कि या तो बंदे के ब्लड में लो प्लेटलेट्स का काउंट है, या तो वीक ब्लड वेसल्स उसकी, या तो साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन लाइक एस्पिरिन यूज़ होती है हमारे ब्लड को पतला करने के लिए, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को, ठीक है। अगर हम पीटीटी पढ़ेंगे जिसको हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, पीटीटी मीन्स पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द ब्लड टू फॉर्म अ क्लोट यूजिंग द इंटरवल क्लोटिंग सिस्टम। ये एक टाइम होता है कि ब्लड कब तक क्लोट बना रहा है, ठीक है, अपने इंटरनल सिस्टम का यूज़ करने के बाद में। इट चेक्स इफ़ द बॉडीज इंटरनल क्लोटिंग प्रोसेस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। ये चेक करता है कि बॉडी का इंटरनल क्लोटिंग प्रोसेस अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब नॉर्मल रेंज देखो, नॉर्मल रेंज रहेगी इसकी पीटीटी की 25 से 35 सेकंड्स, 25 से 35 सेकंड्स इसकी नॉर्मल रेंज रहेगी। और इसकी अब हम आ जाते हैं पर्पस के ऊपर। अब देखो, पर्पस टू चेक फॉर क्लोटिंग फैक्टर प्रॉब्लम, टू मॉनिटर हेपरिन थेरेपी, टू सी इफ द इंटरनल क्लोटिंग सिस्टम इज वर्किंग फाइन, हेल्पफुल बिफोर सर्जरी और ट्रीटमेंट डेट अफेक्ट ब्लीडिंग, ठीक है। आगे हम टेस्ट देख लेंगे पीटीटी का। पीटीटी के टेस्ट में क्या करते हैं, अ ब्लड सैंपल इज टेकन फ्रॉम अ वेन से हमें एक ब्लड सैंपल हम लेते हैं, देन अ केमिकल इज एडेड इन द लैब टू चेक हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू फॉर्म अ क्लोट। अब उस ब्लड को लैब में लेके जाया जाता है और उसमें केमिकल मिक्स किया जाता है और देखा जाता है कितने टाइम तक वो क्लोट फॉर्म करेगा, द टाइम टेकन, ठीक है। अब टाइम देखो, ये 35 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर 35 सेकंड के बाद में हुआ, इट में क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, उसमें क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हो सकती है, हेमोफीलिया हो सकता है, या फिर लिवर डिजीज़ हो सकता है। आगे हम होमोस्टेसिस पे आते हैं। हेमोस्टेसिस इज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच द बॉडी स्टॉप्स ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड। अब हेमोस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि बॉडी बंद कर देती है ब्लीडिंग करना ब्लड वेसल के इंजर होने पर। इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस एंड हेल्प स्टार्ट हीलिंग, ठीक है। ये ब्लड लॉस का ज़्यादा बहने से रोकती है और ये हीलिंग स्टार्ट करती है। इंपॉर्टेंस देख लो इसकी, स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी और सर्जरी, और प्रोटेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम ब्लड लॉस, अलाउ हीलिंग टू बिगिन, प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम ओपन बाउंड। आगे हम स्टेप्स देखते हैं इसके हेमोस्टेसिस के। क्या हेमोस्टेसिस हैपन इन 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स में होता है, ठीक है। पहले स्टेप है वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब वैसोकंस्ट्रिक्शन देखो, व्हेन अ वेसल इज कट, जब वेसल कोई ब्लड वेसल कट हो जाती है, इट बिकम्स नैरो टू स्लो डाउन ब्लड फ्लो। अब वो जो कि हमारी वेसल होती है वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, ताकि ब्लड फ्लो को तो वो थोड़ा लो कर सके ताकि ब्लड ज़्यादा ना जाए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू रिड्यूस ब्लीडिंग, ठीक है। आगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन देखते हैं। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में देखो, प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स स्टिक टू द इंजर्ड एरिया। ये प्लेटलेट्स इंजर्ड एरिया पे स्टिक हो जाते हैं। दे रिलीज केमिकल्स दैट अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। केमिकल रिलीज करती है जो कि और ज़्यादा प्लेटलेट्स को इंजरी साइड पे लेके आते हैं। दे फॉर्म अ टेम्पररी प्लग टू ब्लॉक द होल। वो टेम्पररी प्लग बनाते हैं उस होल को भरने के लिए, ठीक है, उस पर प्लग लगाने के लिए। आगे कोगुलेशन देख लो, क्लोटिंग अब होती है क्लोटिंग। अब क्लोटिंग का देखो, द क्लोटिंग फैक्टर इन द ब्लड गेट एक्टिवेटेड। अभी इसके बाद ना जो कि हमारी प्लेटलेट फॉर्मेशन होती है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है, इसके बाद में क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर जो ब्लड में होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिब्रिन थ्रेड आर फॉर्म्ड एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग मैश क्या होता है, हमारा एक जाला होता है ओवर द प्लेटलेट प्लग। अब एक फिब्रिन थ्रेड क्या करता है, बन जाता है और एक जाला टाइप बना लेते हैं हमारे प्लेटलेट प्लग के ऊपर। दिस क्रिएट अ स्टेबल ब्लड क्लोट टू फुल्ली स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। आगे हम इसके फाइनल रिजल्ट देखो, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, इंजरी एरिया सील हो जाता है और ब्लड बिगिंस रिपेयर द टिश्यू, और टिश्यू फिर से रिपेयर होना शुरू हो जाता है। अभी कंक्लूजन देखो, वैसोकंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स नैरोस। अभी कंक्लूजन देखो, वैसोकंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स नैरो टू स्लो ब्लीडिंग, ठीक है। वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या करती है, ब्लड वेसल को नैरो कर देती है ब्लीडिंग की एक्सेस ब्लीडिंग होने से, ठीक है, कि कम ब्लीडिंग हो इसलिए वो नैरो हो जाती है, जिससे कि वो
ब्लीडिंग स्लो डाउन हो जाती है। प्लेटलेट्स फॉर्म अ टेम्पररी प्लग, ठीक है। कोगुलेशन में क्या होता है, फिब्रिन थ्रेड मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन क्लोट, ओके। आगे आरईएस पे आ जाते हैं, जिसको हम रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम भी कहते हैं। आरईएस पे देखो, आरईएस इज अ नेटवर्क ऑफ इम्यून सिस्टम। ये एक इम्यून सिस्टम का नेटवर्क है, मेनली मैक्रोफेजिस एंड मोनोफेजिस। ये मैक्रोफेजिस और मोनोफेजिस से रन किया जाता है। दीज सेल्स आर फाउंड इन टिश्यूज लाइक लीवर, स्प्लीन, लंग्स, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, ब्रेन। ये कौन से टिश्यूज में पाया जाता है, लीवर के, स्प्लीन के, लंग्स, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो और ब्रेन के। दिस सिस्टम हेल्प्स द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड रिमूव वेस्ट। ये हमारी बॉडी में को हेल्प करता है इन्फेक्शन से दूर रखने में और वेस्ट को रिमूव करने में। अभी आरईएस को हम मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके मेन फंक्शन देखो, फेगोसाइटोसिस होता है पहला। तो फेगोसाइटोसिस क्या करता है, मैक्रोफेजिस ईट एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स, डेड सेल्स एंड हार्मफुल थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड वेस्ट। जो मैक्रोफेजिस होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं जर्म्स को, डेड सेल्स को खाते हैं, ये हार्मफुल थिंग्स को खाते हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस और वेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। एंटीजन प्रेजेंटेशन, आगे एंटीजन प्रेजेंटेशन आफ्टर ईटिंग जर्म्स, दीज सेल्स शोज द एंटीजन्स टू लिम्फोसाइट्स। अब इन्होंने सब कुछ खा लिया, ठीक है, जर्म्स वगैरह खा लिए। अब ये क्या करेगा, सेल्स शो करेगा एंटीजन्स टू लिम्फोसाइट्स, ठीक है। आगे दिस हेल्प स्टार्ट द स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। आगे डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड ब्लड सेल्स इन लीवर एंड स्प्लीन, ओल्ड आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर ब्रोकन डाउन। अभी ये इसकी वजह से स्प्लीन और लीवर में आरबीसी और ओल्ड जो आरबीसी होता है जिसको 120 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं। किसमें, स्प्लीन में और लीवर में ये मर जाते हैं, जिनको हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर, आगे डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर, आरईएस सेल्स कैन अटैक कैंसर सेल्स इन अर्ली स्टेजेस। जब अर्ली स्टेजेस पे होता है ना कैंसर, तो ये आरईएस जो होता है ये मतलब उनको मार देता है, अटैक करता है उन कैंसर सेल्स पे, उनको मार देता है। फिल्ट्रेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन्स, ये फिल्टर करता है टॉक्सिन्स को, माइक्रोब्स को और हार्मफुल पार्टिकल्स को जो कि ब्लड और लिम्फ में होते हैं, ठीक है। आगे हम फंक्शंस देख लेते हैं। सेम आ जाएगा हमारा phagocytosis destroy germs and waste, antigens presentation start immune response, removes old blood cells, clean dead RBC and platelets, anti-tumor action destroy cancer cells, filtration cleans blood and lymph from toxins and germs। आगे हम ब्लड ग्रुप पे आ जाते हैं जो कि हमारा लास्ट है। अभी ब्लड ग्रुप में देखो, ब्लड ग्रुप मीन्स टाइप ऑफ ब्लड अ पर्सन हैज़, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या कि एक बंदे के पास कौन सा ब्लड है, किस तरीके का ब्लड है, किस टाइप का ब्लड है। इट इज़ बेस्ड ऑन एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अभी ये किस पे बेस्ड होता है कि किस बंदे के पास कौन सा सेल है, किस ग्रुप का सेल है, क्योंकि हमारे आरबीसी के जो कि वो होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं, उस पर हमारे क्या होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल होता है ना, उसके ऊपर हमारे उसकी सरफेस पे हमारे एंटीजन्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किसका बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। दिस एंटीजन्स आर मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ब्लड ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेगनेंसी एंड ऑर्गन डोनेशन। ब्लड ग्रुप किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, हम एक दूसरे को, किसी और बंदे को सेफ इस बंदे से दूसरे बंदे को ब्लड चढ़ा सकें। प्रेगनेंसी में ये काम आता है और ऑर्गन डोनेशन में ये काम आता है, ठीक है। देयर आर ओवर 24 ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड मोर देन 100 एंटीजन्स। दुनिया में 24 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप है और 100 से ज़्यादा एंटीजन्स है। बट द मेन टू सिस्टम्स आर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच फैक्टर। अब दो मेन सिस्टम्स क्या हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और आरएच फैक्टर है। अभी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पे को हम पढ़ते हैं, ये बेस्ड होता है 2 एंटीजन से, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, देखो, जिन लोगों के पास एंटीजन ए होगा उनका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिन लोगों के पास एंटीजन बी होगा, जिनके आरबीसी के सरफेस पे, उनका ब्लड ग्रुप बी होगा। जिनके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए एंड बी होगा उनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। जिनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा उनका ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है। आगे हम आरएच फैक्टर में आ जाते हैं। आरएच फैक्टर इज अनदर एंटीजन फाउंड ऑन द आरबीसी।
अभी तो हमने पढ़ा कि इसका ब्लड ग्रुप ए आएगा, इसका ब्लड ग्रुप बी आएगा। अभी नेगेटिव पॉजिटिव में भी तो आता है ना ब्लड ग्रुप, वो हमारा RH फैक्टर होता है। अभी RH फैक्टर देखो, इफ़ RH एंटीजन इज प्रेजेंट अ पर्सन इज RH पॉजिटिव, ठीक है। अगर एंटीजन में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है तो वो RH पॉजिटिव होता है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो RH नेगेटिव होता है। इट मीन्स, जैसे एग्जांपल देखो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है और उसमें RH फैक्टर नहीं है तो O नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रियोस मंकी, ओके। फर्स्टली ये देखा गया था रियोस मंकी में। आगे हम ये लास्ट स्लाइड अपनी पढ़ते हैं, वाई इज़ ब्लड ग्रुप इम्पोर्टेंट। ब्लड ग्रुप इम्पोर्टेंट क्यों है? फॉर सेफ ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड, ठीक है, इन प्रेगनेंसी, फॉर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट मैचिंग, इन एमरजेंसी लाइक एक्सीडेंट और ब्लड डोनेशन। जैसे कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो अगर हमने, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी में क्योंकि ब्लड चढ़ता है एक लेडी को, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर ऑर्गन किसी का ट्रांसप्लांट कराना है हमने, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी की एमरजेंसी है, जैसे किसी ने ब्लड डोनेशन करनी है या किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको तुरंत ब्लड चढ़ाना है, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पूरा का पूरा ब्लड कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से इसको पढ़ो, अच्छे से इसकी रिवीजन करो, अच्छे से ये नोट्स उतारो, और जो कुछ समझ नहीं है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। और ऐसे ही हम आगे भी वीडियोस लेके आएंगे, जैसे हम पूरी एनाटमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी जो आपका फर्स्ट सेम का है पूरा हम कवर करेंगे। तो उस सब के नोट्स और उस सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने फ्रेंड को भी रेफ़र करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स। और अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लेना, इस नोट्स को पढ़ लेना, ओके। थैंक यू।